बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 4 है मेरे पास, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स स्टेट्स ऑफ मैटर गैस। ठीक है, तो अभी ये जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है इसका सबसे पहला डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो है इसको मैं आपको बताती हूँ। इसमें इसने आपसे सवाल किया है कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जो है ये क्या चीज़ है और साथ में इसकी एप्लीकेशन। तो विदाउट वेस्टिंग एनी काइंड ऑफ द टाइम लेट्स कम टू द पॉइंट। पेज नंबर 90 पर आओगे आप सीधा, और सबसे पहले मार्क करवा देती हूँ मैं, फिर जल्दी से एक्सप्लेन कर दूंगी। यहाँ पे देखिए हेडिंग है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। आपने क्या करना है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन की हेडिंग डालनी है और इन 1801 से लेके देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना मिक्सचर ऑफ गैसेस, यहाँ तक मार्क कर लीजिएगा, ये इंट्रोडक्शन है। उसके बाद सेकेंड हेडिंग आप पुट करेंगे स्टेटमेंट की, दिस लॉ स्टेट्स दैट से लेकर आपने क्या करना है, जहाँ पे ये स्टेटमेंट ख़त्म हो रहा है टेम्परेचर तक, यहाँ तक आपने स्टेटमेंट बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इन्वर्टेड कॉमास में लिखकर क्लोज करना है। इसके बाद नेक्स्ट आपने जो हेडिंग पुट करनी है दैट इज़ द एक्सप्लेनेशन। यहाँ से लिखेंगे PA PB PC, यहाँ से लेके आपने यहाँ इसको एंड करना है टेम्परेचर तक, और साथ में आपने ये वाली डायग्राम बनानी है। तो अभी क्वेश्चन का पहला पार्ट मैंने एक्सप्लेन किया है कि ये क्या होता है, एक्चुअल में होता क्या है, इसको जल्दी से आप इस तरीके से समझ लीजिए कि फ़र्ज़ कर लीजिए आपके पास एक कंटेनर मौजूद है और उसमें कई गैसेस मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल उसमें ऑक्सीजन भी मौजूद है, नाइट्रोजन भी मौजूद है, हाइड्रोजन भी मौजूद है। तो ये जो तमाम गैसेस हैं ये अपना इंडिविजुअल प्रेशर जो वो कंटेनर के ऊपर एक्सर्ट करती हैं। अब डाल्टन ये कहता है कि जो मुख्तलिफ़ किस्म की गैसेस होती हैं जो कि अलग अलग प्रेशर एग्जर्ट करती हैं, तो उस सिस्टम में जो टोटल प्रेशर होगा जो एग्जर्ट होगा वो इन तमाम गैसेस के इंडिविजुअल प्रेशर्स को ऐड करके होगा। स्टेटमेंट को देखिएगा, टोटल प्रेशर एग्जर्टेड बाय अ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस इन अ क्लोज्ड वेसल इज़ ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल प्रेशर एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। यानी अगर आपके पास कंटेनर का वॉल्यूम फिक्स है, अगर आपके पास रूम टेम्परेचर है लेट सपोज जो कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर होगा उस वक्त, तो नॉन रिएक्टिंग गैसेस वो होंगी जो एक दूसरे के साथ आपस में रिएक्शन नहीं करेंगी। अगर मल्टीपल गैसेस हैं कंटेनर में तो जो टोटल प्रेशर है वो इन सब के सम ऑफ द प्रेशर जो उसके बराबर होगा, यानी कि PT यानी टोटल प्रेशर इज इक्वल्स टू PA प्लस PB प्लस PC सो ऑन। अब ये PA PB PC क्या है, मुख्तलिफ किस्म की जो गैसेज हैं उनका प्रेशर है। ठीक है, ये हो जाता है आपके पास डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। पार्शियल का मतलब होता है नॉट कंप्लीट। फ़ौरन से आ जाइए इसकी एप्लीकेशन की तरफ, बिल्कुल नेक्स्ट पेजेस पर इसकी एप्लीकेशन है। आपने 2 से 3 एप्लीकेशंस जो है उसको शॉर्टली बताना है। ठीक है, तो पेज नंबर 91 पे मूव कीजिए फ़ौरन। यहाँ पर देखिएगा एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है। तो इसमें सबसे पहला वाला है प्रेशर ऑफ गैसेस कलेक्टेड ओवर वाटर। आपने कहाँ से मार्क करना है, सबसे पहले आपने मेन हेडिंग डालनी है एप्लीकेशन की, उसके बाद फर्स्ट हेडिंग डालनी है प्रेशर ऑफ गैसेस कलेक्टेड ओवर वाटर। यहाँ से मेंशन करना है व्हेन गैस पास थ्रू वाटर इट बिकम मॉइस्ट एंड द टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ड्राई गैस एंड वाटर वेपर्स। और ये करके एक इक्वेशन लिख देनी है। तो ध्यान में रखिएगा कि एक्चुअल में होता क्या है कि जब भी आप को इस तरह से कोई भी जो गैस है जब वो वाटर से गुजरने लगती है तो गैस जो होती है वो मॉइस्ट होती है, तो जो टोटल प्रेशर होता है वो हमेशा पार्शियल प्रेशर दो चीज़ों के बराबर हो जाएगा, इसका ड्राई गैस के बराबर और वाटर वेपर्स के बराबर। तो ये इक्वेशन यहाँ पर कैसे लिखेंगे, आपके टोटल प्रेशर जो है वो दो प्रेशर्स के सम के बराबर है, यानी कि ड्राई गैस के प्रेशर प्लस वाटर वेपर के प्रेशर के बराबर। तो ये हो जाएगी आपकी फर्स्ट एप्लीकेशन। सेकेंड आ जाएगा मेंटेनेंस ऑफ ऑक्सीजन प्रेशर एट हाई एटीट्यूड। कहाँ से मार्क करेंगे, यहाँ से रिस्पायरेशन डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंस बिटवीन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर दैट इज़ 159 टॉर एंड द लंग्स दैट इज़ 116 टॉर। अब हाई एटीट्यूड पे होता क्या है कि क्योंकि लो प्रेशर होता है ऑक्सीजन का, ठीक है 159, और लंग्स का जो है वो ज़्यादा होता है, तो इस वजह से क्या होता है कि सांस लेना जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है जैसे ही आप एटीट्यूड पे जाते हैं। जैसे जैसे हाइट के ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीजन जो है वहाँ पे उसका प्रेशर कम हो जाएगा, लंग्स में जो ऑक्सीजन होती है उसका प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। तो इस वाली जो चीज़ है इस हेडिंग को आपने यहाँ तक मार्क कर लेना, प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन तक ही कंप्लीट हो जाएगी। अब बिल्कुल इसके इन्वर्ट एक काम होता है नंबर 3 पर जो हेडिंग है दैट इज़ द मेंटेनेंस ऑफ ऑक्सीजन प्रेशर फॉर द डीप सी डाइवर्स। इसको पहले लगा लीजिए आप कहाँ से लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे एज डिस्टेंस इंक्रीजेस, यहाँ से लेके 5 टाइम्स तक करेंगे, और इसके बाद यहाँ एक एग्जांपल देंगे देयरफॉर डीप सी डाइवर्स यूज स्कूबा। अब एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे आप एटीट्यूड पे जाते हैं ना ऑक्सीजन का प्रेशर कम होता है, लंग्स का जो है वो ज़्यादा हो जाता है। बिल्कुल इसी के उलट होगा सी डाइविंग में, जैसे जैसे आप सी के बिल्कुल डेप्थ पे जाते चले जाएंगे तो ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा होगा, आपके लंग्स का जो प्रेशर है वो कम होगा, तो होगा क्या कि सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए हम क्या
करते हैं, स्कूबा यूज़ करते हैं, या फिर हम ब्रीथिंग टैंक यूज़ करते हैं, या इस तरह का ऐसा कोई और ऑल्टरनेट ऑक्सीजन टैंक वगैरह उसको यूज़ करते हैं ताकि सांस लेने का जो प्रोसेस है वो आसान हो जाए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, जिसमें आपने क्या किया, लॉ जो है उसका स्टेटमेंट, उसकी एक्सप्लेनेशन दी, साथ में उसकी 3 एप्लीकेशंस जो हैं वो डीपली बता दी हैं। यहाँ तक आपने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर लेना, इससे ज़्यादा नहीं लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में गैस कांस्टेंट आर है, इसकी जो वैल्यू है ये आपको बतानी है, उसके 2 अलग अलग यूनिट्स होंगे, ठीक है। तो पहली जो यूनिट है इसमें इसने आपसे पूछा था कि वैल्यू ऑफ आर क्या होगी जब प्रेशर जो वो एटमॉस्फेयर में होगा और वॉल्यूम जो वो डेसीमीटर क्यूब में होगा। आपने लिखना कहाँ से, देखिए यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा। आपको पता है कि जब भी वी नो दैट से आपने मार्क करना है और उसके बाद कंटिन्यूसली जहाँ तक मैं एंड करवाऊँगी उसको मुस्तकिल लिखना है। अब होता क्या है कि जब भी आपके पास 1 मोल होता है किसी भी आइडियल गैस का, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर होता क्या है कि जो उसका प्रेशर होगा वो हमेशा 1 एटमॉस्फेयर होगा, उसका जो टेम्परेचर है वो 273 केल्विन होगा, और उसका जो वॉल्यूम है 22.4 डेसीमीटर क्यूब होगा। ये किसी भी आइडियल गैस के लिए स्टैंडर्ड होगा अगर नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे 1। तो आपने क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है, PV = nRT। यहाँ से आपने R को सेपरेट कर लेना है, क्या हो जाएगा ये फॉर्मूला, R = PV ऐसे छोड़ दीजिएगा, N और T को नीचे ले जाके डिवाइड कर दीजिएगा। अब देखिए प्रेशर मैंने आपको बताया 1 एटमॉस्फेयर, ये लिख लीजिए एज इट इज़, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम कितना था 22.4 डेसीमीटर क्यूब, एज इट इज़ लिख दीजिए, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स कितने थे हमारे पास 1 मोल, और टेम्परेचर कितना था स्टैंडर्ड 273 केल्विन, एज इट इज़ पुट कर लीजिए। पुट करने के बाद आपने करना क्या, इन तमाम फिगर्स को जो है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लीजिएगा प्रॉपर तरीके से। करने के बाद आपके पास ये जो R है ये आ जाएगा, ये गैस कांस्टेंट इसके बराबर होगा 0.0821 एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, जो एज इट इज़ लिखा हुआ है यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो पहला वाला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का ये कंप्लीट हो जाता है। अब इसने एक दूसरी यूनिट जो है उसमें भी आपसे पूछा है कि कन्वर्जन क्या होगा, बिल्कुल नेक्स्ट पेज पर आप मूव करेंगे, यहाँ पे दूसरी यूनिट भी मौजूद है, उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। और थोड़ा सा इसमें एक जो है ना गड़बड़ है बुक की प्रिंटिंग में, उसको करेक्ट कर लीजिएगा आप। नंबर 2 हेडिंग पे देखिएगा, वैल्यू ऑफ आर व्हेन प्रेशर इज़ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज़ इन मीटर क्यूब, ठीक है। इस पर आपको बताना है। अब देखिए आपने करना क्या है, इसमें सबसे पहले तो कन्वर्जन करना है, क्योंकि आपको जो चीज़ चाहिए वो किस में चाहिए, वॉल्यूम मीटर क्यूब में चाहिए, और प्रेशर किस में चाहिए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। इसको सबसे पहले कन्वर्ट कर लीजिए। 1 एटमॉस्फेयर जो है वो कितने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होगा, 101325, ठीक है। और 1 डेसीमीटर क्यूब जो है वो कितने मीटर क्यूब के बराबर होगा, 0.0224 मीटर क्यूब। यहाँ पर मैंने आपको सिखा भी दिया है कि जब आप 22.4 डेसीमीटर क्यूब को डिवाइड करेंगे 1000 से, तब आपके पास आंसर किस में आ जाएगा, मीटर क्यूब में। चाहे तो इस वाले फैक्टर को याद रख लें, वरना डायरेक्ट याद कर लीजिएगा। फॉर्मूला वही अप्लाई करेंगे आप, R = PV/NT, और तमाम चीज़ों की जो वैल्यूज़ है एज इट इज़ लिख देंगे। अब जो मैंने आपसे बात की थी ना करेक्शन की, इसको देख लीजिएगा। 1 एटमॉस्फेयर किसके बराबर होता है, 101325, बुक में हमारे पास मिस प्रिंटेड है, इसको सही कर लीजिए, 101325 मल्टीप्लाई बाय बाकी तमाम चीज़ें ठीक है। आपने वॉल्यूम लिखना है इसी तरीके से, यहाँ पे ये 0.0224 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स वही रहेंगे 1 एज इट इज़ आ जाएगा, टेम्परेचर भी वही रहेगा केल्विन में 273। इन तमाम चीज़ों को सॉल्व करेंगे आप, आपके पास आंसर आ जाएगा 8.313, जो कि स्टैंडर्ड है। अब सवाल ये पैदा होता है इसके यूनिट कैसे लगाएंगे, फ़ौरन देख लीजिएगा। प्रेशर किस में था आपके पास, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे वॉल्यूम किस में था, मीटर क्यूब में, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स किस में थे, मोल्स में, और टेम्परेचर किस में था, केल्विन में। तो आप करते क्या है, यहाँ से जो यूनिट्स कट सकती हैं उसे काट देते हैं। काटने के बाद आपके पास यूनिट क्या बचता है, यहाँ पे बचता है ऊपर सिर्फ न्यूटन मीटर, और नीचे क्या बचता है, मोल और केल्विन। तो यहाँ पर आ जाएगा मोल इन्वर्स और केल्विन इन्वर्स। तो इस तरीके से आपने अपनी यूनिट जो है वो भी यहाँ पे मेंशन कर दी है। तो यहाँ तक जहाँ मैंने आपको मार्क कराया एग्जैक्टली यहीं तक लिखेंगे, तो इस क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों पार्ट्स जो हैं वो आपके सॉल्व हो जाते हैं। अब हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के नंबर 3 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जो आइडियल गैस का बिहेवियर है इसमें डेविएशन किस तरीके से आती है। तो सबसे पहले तो इसमें आपसे इसने क्वेश्चन किया था कि आइडियल गैस और रियल गैस जो है ये है क्या एक्चुअली में। तो देखिए याद रखिएगा कि अगर कोई भी गैस, जितने भी जो गैसेस लॉ हैं जैसे कि बॉयस लॉ होते हैं, चार्ल्स लॉ होता है या जनरल गैस इक्वेशन, अगर वो उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से फुलफिल कर रही होती है तो वो आइडियल गैस कहलाती है। और प्रैक्टिकली ये कंडीशन बड़ी कम होती है, बहुत रेयर होती है, क्योंकि आम तौर पर गैसेस जो है
वो इन तमाम लॉस को एक साथ फॉलो नहीं कर रही होती है। तो आइडियल गैस जो है उसका क्राइटेरिया क्या होता है कि उसे इन तमाम गैस लॉस जो है उसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से फॉलो करना होता है और उसी के ऊपर काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है वो भी 100% अप्लाई हो जाती है। तो वो गैस कौन सी होती है? आइडियल गैस। इसको यहाँ मार्क कर लीजिएगा। अब गैस विच स्ट्रिक्टली ओबेस से लेकर आइडियल गैस तक, यहाँ तक आपने मार्क कर लेना है। तो ये डेफिनेशन किसकी हो जाएगी? आइडियल गैस की। अब आ जाइए रियल गैस के ऊपर। देखिए रियल गैस जो है वो डेविएट करती है। डेविएट करने का मतलब होता है कि जो भी स्टैंडर्ड रूल्स होते हैं उससे ही वो कम या फिर ज़्यादा हो सकती है, लेकिन एज इट इज़ उसको फॉलो नहीं करती, जो कि गैस लॉस होते हैं। मिसाल के तौर पे देखें, जब आप प्रेशर को हाई कर देते हैं और टेम्परेचर को लो कर देते हैं, तो इस केस में होता क्या है कि जैसे ही हम टेम्परेचर को लो करते हैं तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं इनमें जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं ना, वो थोड़ी सी क्या हो जाती हैं? चेंज हो जाती हैं, यानी कि थोड़ी और ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। इस मूवमेंट पर क्या होगा कि जो गैस के मॉलिक्यूल हैं वो लिक्विफाई होना शुरू हो जाते हैं, यानी वो गैस की स्टेट से थोड़ा थोड़ा लिक्विड की जो स्टेट्स है उसमें आना शुरू हो जाते हैं। और इसी वजह से, क्योंकि अब वो गैस के तो नहीं रहे, लिक्विड के फेस में आना शुरू हो गए, तो अब उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो गैस की तरह बिहेव नहीं करेंगे, थोड़ा सा लिक्विड की तरह बिहेव करेंगे। इस मौके पर ये जो आइडियल गैस लॉज हैं उसको ओबे नहीं करेंगे, उससे डेविएट कर जाएंगे, और इसी चीज़ को कहा जाता है कि ये डेविएशन है फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। तो रियल गैस को आप यहाँ से लेके यहाँ तक क्या करेंगे? मार्क कर लेंगे। यहाँ पे इस पैराग्राफ में मैंने आपको 2 डेफिनेशन समझा दी हैं कि रियल गैस में और आइडियल गैस में फ़र्क क्या होता है। ठीक है, अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जिसमें इसने आपसे कहा था कि डेविएशन जो पॉसिबल होता है अगर कुछ ख़ास कंडीशंस अप्लाई की जाएं तो क्या होगी वो। अब इसके दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ोगे आप। ठीक है, इसमें इसने पूछा था कि कॉज ऑफ डेविएशन क्या होगा रियल गैस का फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। तो देखिए, एक बात तो मैंने आपको पहले ही कह दी थी कि जैसे ही टेम्परेचर लो करेंगे ना आप, तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें मूवमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है और वो गैस से लिक्विड जो है उसकी स्टेट में आना शुरू हो जाता है। अब जैसे ही वो लिक्विड की स्टेट में आएंगे तो वो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि जो गैस लॉ है उससे डेविएट कर देंगे। तो आपने कहाँ से लिखना है? टू एनालाइज वाई रियल गैस से लेके ये पूरा पैराग्राफ एज इट इज़ लिखना है आपने। ठीक है, और साथ में आपने ये जो 2 डायग्राम्स है ना इसको बनानी है। इसमें आप बिल्कुल क्लियर देखेंगे कि जो नॉर्मल गैस होती है और जो आइडियल गैस होती है इन दोनों में कितना फ़र्क हो जाता है। वजह इसकी क्या होती है कि देखिए, नॉर्मल जो गैस होती है जिसको आप आइडियल गैस कह रहे होते हैं, ये आइडियल गैस जो है ये जो अपना बिहेवियर शो करेगी ये गैस लॉ के अकॉर्डिंग्स में कर रही होती है। जबकि जो रियल गैस होती है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन है, आप देखेंगे इसका डेविएशन जैसे ही टेम्परेचर लो करेंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे, बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। तो बहुत हद तक क्या होता है कि हमारे पास जो 8A ग्रुप के जितनी भी गैसेस होती हैं, जैसे कि हमारे पास हीलियम है, जीनोन है, हम इसको फिर भी कंसीडर करते हैं कि ये आइडियल गैस से बहुत करीब करीब होती है। लेकिन जितनी भी रियल गैसेस होती हैं ये आम तौर पर एज इट इज़ जो आपकी जर्नल गैस इक्वेशन है PV=nRT या फिर चार्ल्स लॉ है बॉयल्स को 100% फॉलो नहीं करती हैं। तो ख़ास तौर पे इसने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर आपके पास फ़र्ज़ कर लीजिए कि टेम्परेचर जो है वो लो होगा और प्रेशर जो है वो हाई होगा तो क्या होगा। तो आप इसमें ये बताएंगे कि जब भी प्रेशर जो है वो हाई होता है और टेम्परेचर जो है वो लो होता है तो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं ये बहुत तेज़ी से बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स जो है वो गैस के मुकाबले में लिक्विड वाले स्टेट में एक दूसरे के ज़्यादा करीब हो जाते हैं। जब ज़्यादा करीब हो जाते हैं तो इनका इंटरेक्शन भी ज़्यादा आपस में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो जो गैस के स्टैंडर्ड्स लॉ हैं उसको फॉलो नहीं करते और उससे डेविएट हो जाते हैं। दैट इज़ द मेन कॉजेज़ ऑफ दैट डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है और आपको मार्क भी करवा दिया है। मज़ीद इसको आप यहाँ से रीड आउट कर लीजिएगा। कोई पॉइंट अगर क्लियर ना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रही हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत तवज्जो के साथ इसको जो है समझने की कोशिश कीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है आपके पास पेज नंबर 93 पे, सीधा मूव करेंगे। इसमें इसने आपसे 2 डेफिनेशंस पूछी हैं। पहले तो पूछा है कि इफ्यूजन क्या होती है, फिर पूछा है डिफ्यूजन क्या चीज़ होती है, और उसके बाद आपसे कहा है कि जो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है इसको आपने थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। तो सीधा देखिए यहाँ पर आएंगे। सबसे पहले तो मार्क कर लीजिए इफ्यूजन की जो डेफिनेशन है, गैस मॉलिक्यूल्स possess kinetic energy and move randomly. The movement of gas molecules through tiny holes into the region of the low pressure is termed as diffusion। यानी इसका मतलब क्या होता है
कि गैस के मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव करते हैं। फ़र्ज़ कर लीजिए कि आप क्या करते हैं, एक छोटा सा होल कर लेते हैं, तो जैसे ही गैस के मॉलिक्यूल्स को वो होल जो है वो फ़ौरन ही कह लीजिए कि नज़र आ जाएगा, तो वो वहाँ से एस्केप होने की कोशिश करेंगे। तो जब भी गैस के मॉलिक्यूल्स छोटे से होल से एस्केप होने की कोशिश करेंगे, तो एज़ अ रिज़ल्ट होता क्या है कि जो प्रोसेस होता है इसे आप कहते हैं कि ये इफ्यूजन है। ठीक है, अब इसकी मिसाल क्या होती है, इसकी एग्जांपल आप दे सकते हैं, यहाँ से मार्क कर लीजिएगा। स्लो एस्केपिंग ऑफ एयर फ्रॉम अ टाइनी टायर पिन होल इनटू एन एग्जांपल ऑफ द इफ्यूजन। यानी होता क्या है कि फ़र्ज़ कर लीजिए कि टायर है, अगर इसमें एक छोटा सा सुराख हो जाए तो आहिस्ता आहिस्ता टायर की तमाम हवा जो है वो सुराख से बाहर निकल जाती है और हम कहते हैं टायर जो है वो पंक्चर हो गया, इसमें पिन होल हो गया है। तो ये कॉमन एग्जाम्पल है इफ्यूजन की, जिसकी वजह से तमाम गैसेस सिर्फ एक छोटे से होल होने के बावजूद बाहर निकल जाती हैं, लो प्रेशर की तरफ मूव कर जाती हैं। दूसरी जो डेफिनेशन है दैट इज़ द डिफ्यूजन। ये कहाँ से मार्क करेंगे आप? द प्रोसेस इन विच मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट गैसेस होमोजीनियसली इंटरमिक्स विच ईच अदर इज नोन एज डिफ्यूजन। यानी फ़र्ज़ कर लीजिए कि किसी भी कंटेनर में बहुत सारे मल्टीपल मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं गैस के, लेकिन वो आपस में इंटायरली मिक्स हो जाते हैं, एक जैसा सरफेस बना लेंगे, एक जैसे होमोजीनियस मिक्सचर बना लेंगे, तो वो चीज़ क्या कहलाएगी? डिफ्यूजन। अब इसकी कॉमन एग्जांपल है कि अगर आप अपने कमरे में कोने में स्प्रे करते हैं, कोई सा भी रूम स्प्रे करते हैं या रोज़ वाटर को स्प्रे करते हैं, तो आप देखते हैं कि थोड़ी देर के बाद पूरे कमरे में वो स्मेल जो है वो अच्छे तरीके से फैल जाती है, किसी एक जगह नहीं रहती। इसकी वजह क्या होती है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, जो कि परफ्यूम की शक्ल में या रोज़ वाटर की शक्ल में आपने स्प्रे किया है, वो हवा के साथ मूव करके पूरे कमरे में मूवमेंट करते हैं और इस प्रोसेस को कहा जाता है डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन आपने कहाँ से मार्क करना है? यहाँ से द प्रोसेस इन विच से लेकर डिफ्यूजन तक, उसकी एग्जाम्पल की हेडिंग डालनी और स्प्रेडिंग ऑफ फ्रेगनेंस से लेकर बिकॉज ऑफ द डिफ्यूजन तक आपने क्या करना है? मार्क कर लेना है। ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 4 के पहले पार्ट का, जो कह लीजिए कि थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है। अब इसी का दूसरा हिस्सा जो है इसमें इसने पूछा था ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, जो है इसको भी एक्सप्लेन करना है, इसको पूरा ड्राइव भी करना है, तो बिल्कुल नेक्स्ट पेज पर है ये। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन जो है उसको एक्सप्लेन करने के लिए आप पेज नंबर 94 पर आएंगे। सबसे पहले तो आप इंट्रोडक्शन दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। इसमें आपको बताना होता है कि जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये वाला लॉ जो उसको डिस्कवर किया है, तो चाहे तो अपनी वर्डिंग में लिख लीजिएगा कि 1831 में जो है ये लॉ इन्होंने स्टार्टअप किया था और 1848 में इसको मॉडिफाइड किया था, वरना आप चाहें तो बुक की वर्डिंग यूज़ कर लीजिए एज इट इज़। इंट्रोडक्शन का जो हेडिंग है ना वो आपने पुट करना है, यहाँ से लिखना है इन 1831 और यहाँ से लिखना है आपने डेंसिटीज़ ऑफ गैसेस तक, तो ये इंट्रोडक्शन हो जाएगा। थोड़ा सा बड़ा इंट्रोडक्शन है यहाँ पर। उसके बाद सेकंड जो हेडिंग होती है वो स्टेटमेंट की होती है। स्टेटमेंट की हेडिंग डालने के बाद आप लिखेंगे इट स्टेट्स दैट, या आप ये भी लिख सकते हैं द लॉ स्टेट्स दैट, और ये जो पर्पस ऑफ फाउंड है इस पर जो पूरा लॉ है इसको एज इट इज़ आपने क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक मार्क कर लेना है। उसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग है वो एक्सप्लेनेशन की है, वो यहाँ से आपने एक्सप्लेनेशन की एक हेडिंग पुट करनी है, इफ़ आर से लेके मार्क करना है। और नेक्स्ट पेज पर जो है आपके पास पेज नंबर 95 पे ये एंड होगा, तो वो भी मैं शो करा दूँगी कहाँ तक वो एंड है, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो उसका स्टेटमेंट मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि होता है क्या कि फ़र्ज़ कर लीजिए अगर आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट है और प्रेशर कांस्टेंट है आपके पास, तो जो भी रेट ऑफ इफ्यूजन है या फिर रेट ऑफ डिफ्यूजन है किसी भी गैस का, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगा स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी और मोलर मास। यानी होता क्या है कि अगर फ़र्ज़ कर लीजिए आप कहते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन या रेट ऑफ इफ्यूजन जो है वो आर है और डी जो है वो डेंसिटी है किसी भी गैस की, तो अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ वो कहता है कि आर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी, ठीक है। और कंडीशन क्या रखी है कि टेम्परेचर को और प्रेशर को कांस्टेंट होना है। अब होता क्या है कि जब भी आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट ले लेते हैं, तो आप यहाँ पे कांस्टेंट लेंगे के, इस कांस्टेंट को कहेंगे आप ये कांस्टेंट फॉर प्रोपोर्शनैलिटी है। तो अब आर किसके बराबर हो जाएगा? के अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ द डी के। अब होता क्या है कि आप फर्स्ट कर लीजिए कि आपके पास दो गैसेस मौजूद हैं, गैस नंबर 1 एंड गैस नंबर 2। अब इनके जो रेट ऑफ डिफ्यूजन्स हैं वो R1 या R2 जो है इसको कंसीडर कर लीजिए, और जो इनकी डेंसिटी है वो भी बिल्कुल D1 एंड D2 होगी रिस्पेक्टिवली। यानी कि R1 के लिए डेंसिटी D1 होगी और R2 के लिए डेंसिटी D2 होगी। तो अगर ऐसा केस होता है आपके पास, तो R1 किसके बराबर है? के अपॉन स्क्वायर रूट D1 के, और R2 किसके बराबर है? के अपॉन स्क्वायर रूट D2 के। ये दो गैसेस के बारे में बताया जा रहा है आपको। तो देखिए इसमें से कांस्टेंट क्या निकलेगा? कांस्टेंट के इसका भी है, कांस्टेंट के इसका भी है। इसका मतलब क्या होगा कि R1 अपॉन R2 किसके बराबर हो जाएगा? स्क्वायर रूट D2 अपॉन स्क्वायर रूट D1 के। अब आपको मालूम है अच्छे तरीके से कि जो डेंसिटी होती है किसी भी गैस की, एक्चुअल में ये किसके बराबर होती है?
ये बराबर होती है उसके मॉलिक्यूलर मास पर यूनिट वॉल्यूम के। ठीक है, तो यहाँ पर D1 किसके बराबर हो जाएगी, m1/v के, और D2 किसके बराबर हो जाएगी, m2/v के। सवाल ही पैदा होता है मैंने v को v1 और इस वाले v को v2 क्यों नहीं कहा, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम क्या था, कांस्टेंट था, तो इसी वजह से एक ही v इस्तेमाल होगा जो दोनों क्रॉस हो जाएगा। इसका मतलब अल्टीमेटली D1 किसके बराबर हो जाएगा, m1 के बराबर, और D2 किसके बराबर हो जाएगा, m2 के बराबर। अब आपने फॉर्मूले में इसको पुट कर लेना है। जहाँ पे आपने D2 रखा था उसकी जगह पे स्क्वायर रूट m2 रख देंगे, जहाँ पे आपने D1 रखा था वहाँ पे आप स्क्वायर रूट m1 रख देंगे। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, r1/r2 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट m2 स्क्वायर रूट m1, जबकि m1 और m2 क्या चीज़ें हैं, ये मॉलिक्यूलर मास या कह लीजिए कि मोलर मास हैं गैसेस के। तो यहाँ तक आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को मार्क कर लेना है, जिसमें पूरी एक्सप्लेनेशन भी हो जाती है और फॉर्मूला भी ड्राइव हो जाता है। एप्लीकेशन क्योंकि इसने हमसे नहीं पूछी तो यहाँ पे इसको लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। आई होप सो स्टूडेंट्स कि ये वीडियो आपके हेल्पफुल हुई होगी और आपको थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को समझने में हेल्प आउट हो गया होगा। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इसको लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ। और फिर भी अगर कोई कमी रह गई है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में मैंशन कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।